हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में कि ये इनवाइसिंग क्या होता है। और इनवाइसिंग को जो दो भाग में बांटा गया, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई, ये क्या होता है। और फिर हम लोग जानेंगे कॉपी ऑफ इनवाइसिंग, और जस्ट उसके नीचे जानेंगे एचएसएन कोड, और एचएसएन कोड के बाद हम लोग जानेंगे इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। क्लियर है ना। जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि आखिर ये इनवाइसिंग क्या है। क्या दिया है? इनवाइसिंग। तो ये इनवाइसिंग का जो हेडिंग है, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि कहीं भी आप कोई सामान परचेज या सेल करेंगे, तो जब आप सेल करते हैं तो आपको इशू करना होगा, और यदि आप परचेज करने जाते हैं जिससे आप खरीदेंगे वो उसको इशू करना होगा। आ रहा समझे ना। जो आपको एक बिल निकाल करके मिलता है जो दो टाइप्स का होता है, पहला टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ। टैक्स इनवाइस क्या होता है, तो ये हम बताए थे कि जब कोई रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति है और अगर वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है, मतलब समझा रहा है ना, कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, लेकिन किस स्कीम में, रेगुलर, इसमें रजिस्टर्ड है, रेगुलर में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या इशू करेगा, टैक्स इनवाइस इशू करेगा। याद रहेगा ना। लेकिन अगर जो यही बिजनेस क्या होगा, यही बिजनेस अगर जो क्या होगा, रजिस्टर्ड है, लेकिन वो क्या है, रेगुलर में, इसमें है रेगुलर में, और अगर जो वो ऐसे गुड्स की सप्लाई करे जिसमें कोई टैक्स नहीं है, क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, तो उसको क्या इशू करना होगा, बिना। याद रहेगा ना। और अगर हम ले लें यही बिजनेस है, क्या है, यही बिजनेस है, और बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है, लेकिन किस स्कीम में, कंपोजिशन, किस स्कीम में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में, तो चाहे वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करे या फिर एग्जाम गुड्स की सप्लाई करे, तो उसमें दोनों कंडीशन में क्या इशू करना होगा, बिना। याद रहेगा ना। अगर जो पूछा जाए कि टैक्स इनवॉइस क्या है, हम ये कहेंगे कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर या जब कोई रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। याद रहेगा ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई के जब रेगुलर डीलर अगर जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है जिसमें कोई टैक्स ना लगा हो, उसके हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। और अगर जो कंपोजिशन डीलर है और चाहे उसका बिजनेस रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करिए, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करें या एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करें, तो क्या इशू करना होगा। याद रहेगा ना। और उसके जस्ट नीचे हम लोग को पढ़ना है कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग। क्या पढ़ना है, कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कभी कभी आप लोग देखते हैं कि दो बिल निकल जाता है, दो बिल निकालते हैं, पता है कौन सा। अगर जो नहीं निकाले, एक आपको निकाल करके दे दी, तो एक उनके कंप्यूटर में सेव रहेगा, एक उनके कंप्यूटर में क्या रहेगा, सेव रहेगा। और अगर जो कहीं नोट करके देगा ना, तो आप देखेंगे नीचे कार्बन लगा लेगा ताकि उसके नीचे उसके पास भी रह जाएगा, आपके पास रह। ऐसा होता है ना। लेकिन वही अगर जो आप क्या करेंगे, किसी बड़े पार्टी से कोई सामान खरीदते हैं, सपोज करिए कि आपका बिजनेस पडरौना में, कहाँ पे, पडरौना में, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई ऐसा गुड्स परचेज करने चले गए, कहाँ पे, दिल्ली। कहाँ चले गए, दिल्ली। अब दिल्ली से वो सामान किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही आएगा। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग देखते हैं ये ट्रेन वाला जो जाता है जिसको मालगाड़ी बोलते हैं, यही सारी सामानें बाहर से लेके आता है ना। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टर्स अपने पास लेके आते हैं और वो आपके पास क्या करेंगे, भेज। अगर जो गुड्स आप खरीद रहे हैं, देखिए यहाँ दिया है गुड्स के लिए कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग, तो सबसे पहले दिया सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब सप्लाई गुड्स की सप्लाई होगा, 3 कॉपी निकलेगा। कितना कॉपी, 3। जो पहला का ओरिजिनल जो इनवॉइस है वो मिलेगा, इशू फॉर रिसीवर या रिसीवेंट ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स को रिसीव करेगा, जो परचेज करने वाला है, जो सामान खरीद रहा है, ओरिजिनल इनवॉइस उसी को मिलेगा। क्लियर है ना। और जब उसके नीचे का डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट वाला कॉपी किसको मिलेगा, ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगा। किसको मिलेगा, ट्रांसपोर्टर्स को। और जो डुप्लीकेट कॉपी होगा ये किसको मिलेगा, सेंडेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर जो सेल करे। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप ही का बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, पडरौना में।
मान लीजिए कि हमारा बिजनेस किस लोकेशन पे है, बड़लौना। क्लियर है ना। अब हमारा बिजनेस जो है वो सेल किया, सपोज करिए लखनऊ के किसी कस्टमर से, किससे, लखनऊ के किसी कस्टमर से। तो अगर हम यहाँ से बेच देंगे तो हम सबसे पहला जो कॉपी निकालेंगे वो हम दे देंगे किसको, जो सामान खरीदा हुआ है, हो जाएगा ना। फिर दूसरा कॉपी हम निकालेंगे, तो पहला हो गया, दूसरा, दूसरा दे देंगे हम उसको, तो जो हमारे पास से सामान ले करके और लखनऊ इस कस्टमर के पास लेके जाएगा उसको दे देंगे। आया समझे ना, ताकि ले करके जाइए और ये दिखा करके ये सामान दे दीजिए, दूसरा उसको मिल जाए। और तीसरा हम अपने पास रख लेंगे, किसके पास, अपने पास के। जो कहता है कभी नहीं हम ये सामान का ऑर्डर दिए थे और आप ये सामान हमारे पास भेजे, आ रहा समझे ना। तो हम आसानी से दिखा सकें कि देखिए तीसरी कॉपी हमारे पास है, अगर जो आपने कॉपी या पेन के लिए ऑर्डर दिया था हमने वही गुड्स भेजा, अगर कोई गुड्स आपके पास भेजा नहीं, प्रूफ के तौर पर रह जाएगा ना। तो जब गुड्स की सप्लाई कर कितना कॉपी शो होगा, 3। और तीनों किसको किसको दिया जाएगा, समझा रहा है ना। पहला किसको दिया जाएगा, गुड्स रिसीवर, गुड्स रिसीवर यानी जो जिसके पास गुड्स जाए। दूसरा किसको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर। और तीसरा, हाँ, जो सामान क्या करेगा, सप्लाई करेगा, उसके पास रहेगा, उसका सप्लाई ऑफ सर्विस, जब वो आपको इस सर्विस परचेस करेंगे या सर्विस का सप्लाई करेंगे। मात्र 2 ही कॉपी इसमें, कितना कॉपी, 2 कॉपी। पहला क्या दिया, ओरिजिनल, और दूसरा सिंपल समझ लीजिए। जैसे आप लोग शादी विवाह फंक्शन पड़ता है ना, शादी विवाह में हम लोग जाते हैं टेंट वाले के, जाते हैं ना, वो क्या करता है, वो एक समझिए उसका एक जो बिजनेस सर्विस का बिजनेस, हम उसके यहाँ दे दिए, वो कहते हैं 10,000 लगेगा, हम आपके यहाँ प्रिंट ला करके लगा देंगे और अगले हम अपने सामान लेकर के, तो आकर के सेवा करके चला गया ना, उसका क्या है, सर्विस। क्या है वो सर्विस। तो हम जाते हैं तो एक बिल निकाल बना देगा कि अगर टेंट है तो 5,000 रुपए का, चेयर है तो 2,000 रुपए का, आया समझे ना। और बर्तन है तो 3,000 रुपए, टोटल बिल बना करके दे देगा, आपका 10,000 रुपया हो जाएगा। और एक वो अपने पास रखिए, आ रहा समझे ना। तो आप लोग देखते हैं कि जब फंक्शन होता है, जब एक एक सामान निकलवाते हैं तो मैच कराते हैं कितना लिखा गया, कितना आया है कि नहीं आया। तो जब वो रखवाता है तो देखता है कि हम इतना लेके आए, इतना हमारे पास है कि नहीं। आ रहा समझे ना। तो कितना कॉफी इशू होगा सर्विस में, या सपोज करिए कि आप इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका इंटरनेट, इंटरनेट समझ रहे हैं ना, ये एडवर्टाइजमेंट समझिए, प्रचार प्रसार का खाता है। आपका बिजनेस ऐसा है, सपोज चलिए रेडियो प्रज्ञा यहाँ पे है ना, सपोज आपका बिजनेस रेडियो का है, हम आपके पास गए और कह दिए कि हमारा बिजनेस ये है, हमारा बिजनेस इस लोकेशन पे है, और प्रचार प्रसार कराते रहिए हमारे बिजनेस। तो वो एक बिल आपको बना के देगा, 10,000 का बिल बना है, आपका 1 महीना हमको प्रचार प्रसार कराना है, समझे ना। तो एक कॉपी आप अपने पास रख देंगे और एक कॉपी अपने रिसीवर को दे देंगे, समझे। लेकिन वही बोर्ड से कितना चला जाएगा, तो दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना। और उसके बाद जब जाएंगे तो दिया है टाइप्स ऑफ डीलर, और आगे दिया है गुड्स टाइप और ये टैक्स, ये इनवॉइस टाइप। क्या होगा समझ लीजिए, सबसे पहले कह रहा है रेगुलर डीलर, और अगर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो कौन सा इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस, जो अभी हम लोग पढ़े भी हैं, ऊपर बताया ना। और अगला कह रहा है जो रेगुलर डीलर है एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगा है, तो वो क्या टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, करेगा। क्लियर है ना। अगला क्या कह रहा है, कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर तो आप लोग पढ़े हैं ना, तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिशन। और कंपोजिशन डीलर दोनों कंडीशन में, चाहे वो क्या करें, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करें और चाहे वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करें जिसको कोई टैक्स नहीं हो, दोनों कंडीशन को किसको करेंगे, मेरा सप्लाई से। इतना क्लियर है ना। इंटरनेट प्रॉपर आपका नहीं चल रहा होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। चलिए, तो ये लोग इतना क्लियर है ना। अब जब इसके नीचे जाएंगे तो अगला दिया हम लोग का क्या, HSN कोड। अब याद रखिएगा
HSN कोड का इस्तेमाल कब करते हैं? तो जैसे जब हम पढ़ रहे हैं इनवाइस, क्या पढ़े हैं? अब इनवाइस हम लोग यही पढ़े ना, जब कोई सामान बेचेंगे सप्लाई करेंगे एक बिल निकाल करके दे दो, हो जाएगा ना। लेकिन गुड्स के पहचान के लिए एक नंबर होता है। जैसे मैक्सिमम केस आप लोग देखे होंगे, जब जाते हैं कहीं कपड़े की दुकान में ना, तो पीछे नंबर लिखा हो, नंबर को पहचान, उसका रेट, उसका अमाउंट, सारा चीज बता दो। आ रहा समझे ना? तो वैसे सारे गुड्स का क्या होता है, एचएसएन कोड होता है। क्या होता है? एचएसएन। एचएसएन कोड का पूरा नाम लिखे आ गया, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल। क्लियर है ना? अब याद रख लीजिएगा, यह दो प्रकार का होता है। पहला एचएसएन कोड होता है और दूसरा सैट कोड होता है, एसएसी। पहला क्या होगा? एचएसएन, और दूसरा जो ये दिया है एसएसी। एक प्रकार से हम देखें तो जो हम अपने ट्रांजैक्शन जितने भी गुड्स की एंट्री करेंगे ना, उसको सर्च करने के लिए हम लोग एचएसएन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझे ना? तो याद रख लीजिएगा, अगर जो गुड्स है कोई, क्या है गुड्स है, तो क्या होगा? एचएसएन कोड होगा। क्या होगा? एचएसएन कोड होगा। और अगर यही हमारा क्या है, कोई सर्विस है, क्या है, सर्विस है, तो एसएसी कोड होगा, यानी सैक कोड होगा। क्लियर है ना? और जहाँ पे सैक कोड पूछे वो सर्विस है, और जहाँ पे एचएसएन कोड पूछे वो, याद रहेगा ना? और एसएसएन कोड पूछा जाए क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि गुड्स को पहचान के लिए या सर्विस कितने क्या है उसको पहचान करने के लिए जो नंबर दिया जाता है वही हमारा एसएसएन कोड या तो सैक कोड कहलाता है। याद रहेगा ना? अब ये सैक एसएसएन कोड देखिए तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला कह रहा क्या, 2 डिजिट एचएसएन कोड, 2 अंक का एचएसएन कोड होता है। तो 2 अंक का एचएसएन कोड किनको मिलेगा, तो कह रहा है द टैक्स पेयर विद टर्न ओवर बिटवीन आरएस इक्वल्स टू 5 से लेकर क्या तक। तो टैक्स पेयर का मतलब समझ रहे हैं ना? टैक्स जो पे करता है कौन, अगर हमारा बिजनेस है, हम रेगुलर में या कंपोजिशन में अगर आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो हम इसकी पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, हम क्या कहलाएंगे, टैक्स पेयर कहलाएंगे। जैसे आप लोग पढ़े कंपोजिशन 1% जमा करेगा, और जो रेगुलर होगा वो टैक्स लायबिलिटी सोसाइटी माइनस करके जमा करेगा, टैक्स पेयर हो गए ना। और ये टैक्स पेयर है, और उनका टर्न ओवर एक साल में अगर देखो तो 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, और 5 करोड़ से क्या होता है नीचे होता है, तो हमको कितने अंक का कोड मिलेगा, 2 अंक का कोड मिलेगा। कितने अंक का, 2 अंक का। और वहीं जब नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, कोड, क्या दे रहा है, कोड। 4 अंक का किसको मिलेगा, तो जिन टैक्स पेयर का अमाउंट मोर देन 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से क्या होगा अधिक होगा, उनको कितने का मिलेगा, 4 अंक। याद रख लीजिए 2 डिजिट है, कितना दिया है, 2 डिजिट दिया है, तो कितना रहेगा 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच। याद रहेगा ना? अगर जो वही 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट किसको मिलेगा, 5 करोड़ से ज्यादा, हाँ मोर देन 5 करोड़ से प्लस रहेगा। क्लियर है ना? और जब उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको एक दिखाई देगा कितने अंक का, 8 अंक। तो 8 अंक का किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, तो दे रहा है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट गुड्स करते हैं। सपोज करिए कि आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में, और आप बाहर से सामान क्या करते हैं, लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और वो सामान किसी और को एक्सपोर्ट कर देते हैं। आ रहा समझे ना? क्या हुआ, 15 करोड़ दिया है, हाँ जी। यहाँ कह रहे हो, अच्छा इस वाले में 8 वाले कौन सा ये कह रहे हो, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए कह रहा है, जिससे देखो यहाँ कह रहा है, यहाँ से देखो कह रहा है एचएसएन कोड विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल टैक्सेबल, कि जितने ये कंपल्सरी हो जाएगा एचएसएन कोड जितने भी टैक्सेबल होंगे विद टर्न ओवर बिटवीन कितना दिया, हाँ ये 15 करोड़ नहीं है,
देखो 15 करोड़ से 5 करोड़ थोड़ी आ जाए, बीच में ये 10 करोड़ टाइप करना भूल गए हैं लोग, टाइप करते समय टाइप कर दो आप, एक दशमलव लगा। अब 15 करोड़ से नीचे आगे जाएगा ना, तो 15 करोड़ से 5 करोड़ तक कहाँ हो जाएगा, वही ऊपर बताया ना, 1.5 करोड़ से कहाँ तक 5 करोड़। आ समझे ना, जो ऊपर दिया वही कंटेंट नीचे दिया, इसलिए हम पढ़ा इसको पढ़ के नहीं बता रहे, बस समझा दे रहे, उसी को बार बार रिपीट किया उसके बीच में। आ रहा समझे ना। अब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा 8 वाला, तो 8 अंक का किसको मिलेगा, इंपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होगा। हाँ, जैसे सपोज करिए कि जो हमारा बिजनेस है ना, ऐसा बिजनेस है, कोई सामान बिजनेस है हमारा, आप परचेज करेंगे, आप परचेज करेंगे और सेल कोई और करेगा, लेकिन सामान हमारे पास आएगा इंपोर्ट, और एक सामान हमारे पास लाके क्या कर देंगे एक्सपोर्ट, जिसको हम ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं। क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट। अगर जो सपोज करिए आप ही हैं और आप डेली सप्लायर सामान बोल देंगे काम करेगा, हमारे पास 100 करोड़ के लिए सामान भेज दीजिए, समझे ना। उसने क्या किया, कि हम आपके पास भेज देंगे, वो किसी ट्रांसपोर्टर को पकड़ेगा, समझे ना, और ट्रांसपोर्टर से क्या करेंगे सामान आपको यहाँ ला करके देगा, तो जो सामान ला करके देगा वो वही क्या कहलाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेगा। इंपोर्ट का मतलब लाना और एक्सपोर्ट का मतलब, क्लियर है ना। तो जो ऐसे काम करेंगे वो कितने का कोड मिलेगा 8, क्लियर है ना। और जब नीचे आएंगे अगले लेसन में, अगले वाले पेज पर, तो वही दिया है एसएसएल कोड के बारे में दिया है, और एसएसएल कोड के जस्ट नीचे क्या दिया इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। अब याद रख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। पता है क्यों जरूरी है, क्योंकि सपोज करिए जो बिजनेस है हमारा, क्या है बिजनेस, तो बिजनेस हम लोग पढ़े हैं, तो जब परचेज करते हैं क्या करते हैं परचेज करते हैं, तो जो हम टैक्स पे करते हैं हमारा क्या कहलाता है आईटीसी कहलाता है, और सेल करते समय यदि हम कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है टैक्स लायबिलिटी कहलाता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो अगर जो आप बताइए टैक्स पे कब करेंगे, जब टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वही तो रेगुलर डीलर पेमेंट करेगा ना। तो किसी मंथ में ऐसा हुआ कि उसने सपोज करिए जो परचेज किया, क्या किया जो परचेज किया, वो परचेज कर लिया 10,000 रुपए, कितने रुपए का 10,000 रुपए, और 10,000 का वो टैक्स देंगे कितना, मान लेते हैं 2,000 रुपए देंगे, तो ये 2,000 को उसके लिए क्या कहलाएगा आईटीसी कहलाएगा, क्लियर है ना। और जब वो टैक्स उस मंथ में अगर जो क्या किया सेल किया, तो वो ज्यादा नहीं सेल कर पाया, मात्र वो सेल के कितने रुपए का 5,000, कितने का 5, तो प्लस उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया 1,000 रुपए, कितना जीएसटी कलेक्ट किया, तो ये 5,000 रुपए का क्या किया उसने सेल किया है ना, क्या किया है सेल, तो ये उसका क्या कहलाएगा टैक्स लायबिलिटी। तो जीएसटी पेबल बराबर क्या पढ़े हैं यही पढ़े हम लोग ना, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, तो टैक्स लायबिलिटी कितना है 1,000 है, और जो हमारा आईटीसी वो कितना है 2,000। तो इस मंथ में आईटीसी से ज्यादा हमारा क्या हो गया टैक्स लायबिलिटी ज्यादा क्या हो गया आईटीसी, तो इस मंथ में हमको कोई जीएसटी पेमेंट का नहीं कर सकता नहीं, ये कौन बताता है इनपुट क्रेडिट मेथड। अब यहाँ से चलिए समझ लेते हैं, तो दे रहा है क्या आईटीसी का सिमलेस फॉलो, क्या दिया है जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके तहत आईटीसी फॉलो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है, जो कि आप लोग पहले ही पढ़े हैं, जो जीएसटी होता है वो किसकी तरफ से जाता है मैन्युफैक्चरर से बढ़ता है किसकी तरफ कंज्यूमर यानी कस्टमर के, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना कि मैन्युफैक्चरर लेगा किससे होलसेलर से, किससे लेगा होलसेलर किससे लेगा रिटेलर से, और रिटेलर किससे लेगा कंज्यूमर यानी कस्टमर। तो ये मैन्युफैक्चरर से कितना बढ़ रहा है कस्टमर, ये समझ आ रहा है ना। जो आगे कह रहा है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद बची हुई आईटीसी करेंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है। अब समझ लीजिए
सबसे पहले कह रहा है लास्ट मंथ की आईटीसी का, ये मंथ की रिटर्न भरने के बाद एक मंथ ले लेते हैं हम जनवरी का। कौन सा मंथ ले लिए? जनवरी। जनवरी में हमारा जो टैक्स लायबिलिटी था वो टैक्स लायबिलिटी हुआ था हमारा कम से कम 20। कितना हुआ था? 20 रुपए। और उसके बाद से जो हमारा आईटीसी है, क्या है आईटीसी? आईटीसी को प्राप्त हुआ था कितना? 15। कितना मिला था? तो हम लोग यही पढ़े ना, टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बराबर जीएसटी पे अब कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? अब ऐसा हुआ कि पेमेंट करते समय फिलहाल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया कितना? सपोज करिए 3 रुपए चला गया। कितना चला गया? 3 रुपए। तो 2 रुपए अभी हमारा ये आईटीसी बच गया कि नहीं बच गया? 2 रुपए आईटीसी बच गया है ना। तो वही कह रहा है कि लास्ट मंथ रिटर्न भरने के बाद आपने 3 रुपए लास्ट मंथ रिटर्न भर दिया जनवरी का, आया समझे ना। और करंट मंथ यानी कि आप फरवरी में आ गए, किस मंथ में आ गए? फरवरी में। तो कह रहा है करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है। अब जो हमारा पिछले मंथ का कितना रह गया? 2 रुपए। और इस मंथ में सपोज फिर से हो गया कितना रुपए? 5। इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 7। वही कह रहा पहले क्या किया था? ऐड किया था। फिर कह रहा फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी इसके साथ एडजस्ट किया जाता है। अब इस मंथ में जो हमारा टैक्स लायबिलिटीज है वो क्या है? हम ज्यादा नहीं सेल कर पाए थे फरवरी में, मात्र हम 6 रुपए टैक्स कलेक्ट कर पाए। 6 रुपए ये हमारा क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी। तो आईटीसी ज्यादा हो गया और टैक्स लायबिलिटी कम। क्लियर है ना? फिलहाल इसके हिसाब से अगर समझा रहा है ना। तो देखिए हम पहले एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। हम पहले बताए कि जो मैन्युफैक्चरर किधर जाता है? कस्टमर। तो उसका बताया कि लास्ट मंथ यानी कि जनवरी और फरवरी ले ली। तो करंट मंथ कौन सा है? फरवरी। और लास्ट बीता हुआ मंथ कौन सा है? जनवरी। तो जनवरी मंथ की रिटर्न हम भर दिए थे तो आईटीसी कितना बच गया था? 2। और करंट मंथ की आईटीसी को पहले क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ऐड कर लिए कितना हो गया? फिर आगे कह रहा है कि उस करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट किया जाता है। और करंट मंथ यानी फरवरी मंथ का टैक्स लायबिलिटीज कितना है? अब इन दोनों को आपस में एडजस्ट किया जाएगा। अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो आईटीसी मतलब ज्यादा किससे? टैक्स लायबिलिटी। अगर जो आईटीसी ज्यादा हो किससे? टैक्स लायबिलिटी से, तो टैक्स पेयर को इस मंथ कोई भी टैक्स जमा करना नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम 7 रुपए दे चुके हैं लेकिन कस्टमर फंड कितना लिए हैं? 6 रुपए। अब 1 रुपया हमारा एक्स्ट्रा वैसे पड़ा हुआ है, हम कोई पेमेंट नहीं करें। मतलब समझा रहा है ना? उसके आगे कह रहा है और शेष बची हुई आईटीसी अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट यानी सेट ऑफ किया जाता है। और अगर आईटीसी कम पड़ी तो टैक्स जमा करना। तो फरवरी मंथ में क्या उनको पेमेंट करना है? नहीं करना। अब हम आ जाएंगे मार्च मंथ में, नेक्स्ट मंथ। अब इस मंथ क्या हुआ कि पिछले मंथ का आईटीसी कितना था? 7 रुपए। और इस मंथ का आईटीसी आ गया कितना? तो टोटल आईटीसी कितना हो गया? 9 रुपए। ये हमारा हो गया आईटीसी। इतना समझा रहा है ना? प्लस टैक्स लायबिलिटीज कितना हो गया? तो पिछले मंथ का कितना था? 6 रुपए। और इस मंथ में हमने कलेक्ट कर लिया कितना? 6। दोनों मिलकर कितना हो गया? 12 रुपए। इस मंथ में आईटीसी ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है? टैक्स लायबिलिटी। अब इस मंथ में हम टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे आईटीसी को, जो बचेगा भाई हम क्या करना होगा? 12 माइनस 9 यानी कि 3 रुपए पेमेंट। मतलब समझा रहा है ना? या अगर जो इस बेस में जो बताया है इस बेस में नहीं समझ में आते, बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले लीजिए। हमारे पास एक मंथ है जनवरी। कौन सा मंथ है? तो जनवरी मंथ में हमको लगा कि नहीं इस मंथ हमको ज्यादा परचेज करना है, क्योंकि अगले मंथ में कोई त्योहार है, उस मंथ हम परचेज नहीं कर पाएंगे और उस मंथ में बिकेगा ज्यादा। आप लोग देखे हैं ना, जैसे समझ लीजिए आप लोग देखेंगे होली का त्योहार आया, उसके पहले सभी दुकानदार अपनी दुकान में सामान कर ले, होली के टाइम हमारा दुकान ज्यादा हाँ समझे ना।
तो हम मान लिए कि जनवरी मंथ में हम परचेज ज्यादा कर लिए थे, यानी कि 10,000 रुपए। परचेज कितने का किए थे? 10,000 रुपए का। जो हम टैक्स लायबिलिटी ये आईटीसी हमको कितना मिल गया था? 2,000। यानी कि टोटल हम सामान खरीद आए थे कितने रुपए का? 12। क्लियर है ना? लेकिन उस मंथ में, जनवरी के मंथ में मात्र हम सेल कर पाए कितना? तो 5,000 रुपए। कितने का? 5। और टैक्स कितना दे दिए? बेचे 5,000 का टैक्स कितना ले लिए? अब हम उससे कितना टोटल पैसा लिए हैं? 6,000। पानी आ रहा है। यही थी। अब समझिए, तो अब इस मंथ हम ज्यादा टैक्स दे दिए हैं और कम टैक्स कर लेंगे, इस मंथ हमको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। अब यही अगले मंथ में हम क्या सपोज करिए, इस मंथ में कितना आपका आईटीसी है? 2,000। और 2,000 के ऊपर कितना है? 1,000। इस मंथ आपको कोई टैक्स पेमेंट करना है? नहीं करना है। अगले मंथ में यानी कि फरवरी में क्या हुआ कि आपका बिजनेस खूब अच्छे से चला। आ रहा समझे ना? इस मंथ जो आपने बिजनेस सेल कर दिया कितने हजार का? मान लेते हैं 7,000 रुपए। और इस मंथ आपने 1,200 रुपए टैक्स क्या किया? कलेक्ट कर। 1,200 रुपए क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इस टैक्स लायबिलिटी जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है? 2,000। यही हो रहा है ना? ये हमारा क्या है? आईटीसी है। और ये टैक्स लायबिलिटी प्लस ये टैक्स लायबिलिटी दोनों क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 22। ये हमारा क्या है? टैक्स लायबिलिटीज। और ये हमारा क्या है? आईटीसी। कितना बच जाएगा? 200। अब ये हमारा जीएसटी पे वाले अमाउंट निकल करके आ जाएगा। अब क्लियर हो रहा है? यानी कि जिस मंथ हम ज्यादा सामान परचेज कर लिए और कम सामान सेल किए, उस मंथ हमको कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। अब अगले मंथ में हम ज्यादा सेल करेंगे, कम परचेज करेंगे, तो दोनों मंथ को एक साथ जोड़ लेंगे। और जब दोनों मंथ को एक साथ जोड़ लेंगे तो जो अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा आएगा वही क्या करना होगा? पेमेंट। इनपुट रेट मैकेनिज्म हमने दो माध्यम बताया, दोनों क्लियर है ना? अब अगला देखिए कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ का मतलब क्या है? जब हम टैक्स पे करते हैं ना, सीजीएसटी या जीएसटी आईजीएसटी, वही सेट ऑफ किया गया है। कह रहा है सभी लोकल इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का प्रभाव किससे पड़ेगा? सीजीएसटी और हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब अपने स्टेट में परचेज करेंगे तो लोकल होगा या तो इंट्रा स्टेट होगा। जब लोकल या इंट्रा स्टेट होगा, दो लोग हमसे टैक्स लेंगे, एक सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट। और कह सभी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव आईजीएसटी पर पड़ता है। और जितने भी इंटर स्टेट होंगे यानी अपने स्टेट के बाहर, वो उसका किससे प्रभाव पड़ेगा? और कह रहा है कि एक रेगुलर डीलर टैक्स लायबिलिटी निम्नलिखित में सेट ऑफ किया जाता है। अब रेगुलर डीलर उसको निम्नलिखित क्रम में सेट ऑफ कर सकते हैं। जो नीचे देखिए दे रहा है यहाँ सेंट्रल टैक्स, फिर यहाँ सीजीएसटी और आईजीएसटी। अगर जो स्टेट टैक्स है तो जीएसटी और आईजीएसटी। और जो इंटीग्रेटेड है तो आईजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी। और अगर जो यूनियन टैक्स है तो जीएसटी आईजीएसटी। यानी कि इनको इनके साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। समझे ना? और जब नीचे आएंगे तो अगला हम आता है क्या? रिटर्न। अगला क्या आता है? रिटर्न। रिटर्न का मतलब बस ये समझ लीजिए कि जैसे अभी हम लोग जीएसटी पेएबल अमाउंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे थे? जीएसटी पेएबल अमाउंट। कब हम ले रहे थे टैक्स लायबिलिटीज, क्या ले रहे थे सबसे पहले? टैक्स लायबिलिटीज माइनस करना किसको? आईटीसी। हो जाएगा ना? तो बराबर जितना अमाउंट आया तो वही हमको पेमेंट करना है। तो वही पेमेंट करने की प्रक्रिया हमारा रिटर्न कहलाता है। पेमेंट करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? रिटर्न। इतना क्लियर हो रहा है ना? अब वही रिटर्न कब आपको फाइल करना होगा? तो जीएसटी R1 है तो कब जमा करना होगा? मंथली। और मंथली जमा करेंगे कितने तारीख तक? 10 तारीख तक। 10 तारीख को अगर आपने पेमेंट नहीं किया, 11 तारीख बाद आपको पर डे 50 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। लेट फी है। आया समझे ना? अगर आपको सर्च करना है तो आप ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ सर्च कर लीजिए जीएसटी लेट फी।
दिख रहा है ना, या कैलकुलेटर हटा दीजिए, बस ओनली लेट फी सर्च कर लीजिए। देखिए दे रहा है ए लेट फी RS 50 इच डे, यानी कि प्रत्येक डे कितना देना होगा 50। दिख रहा है ना, यानी कि अगर जो आप इस कैटेगरी में हैं, कौन से फाइल में, R1 में, तो R1 में आपको मंथली जमा करना होगा कितने तारीख तक, और 10 यदि आपने एक दिन में एक्स्ट्रा लिया तो एक दिन का कितना देना पड़ेगा, 12 को जमा करेंगे फिर 100 हो जाएगा, 13 को जमा करेंगे कितना हो जाएगा, 150 लग गया है। 150 आ रहा है समझने से बढ़ता हुआ चला जाए। अगर जो एक महीने तक नहीं जमा किए, लेट फी बढ़ता रहा आपका 50-50 रुपए, उसके बाद से वो दोगुना हो जाएगा, एक दिन का 100 रुपए लगने एक मंथ के बाद। और अगर जो GST R2 में है तो भी किसमें जमा करना होगा, मंथली कितने तारीख को, और 11 से 12 हुआ तो लेट फी जमा करना पड़ेगा। सबके लिए दिया GST, अगर जो GST R2 है तो मंथली कितने तारीख को, 15। और अगर जो R1 है, R1A है तो मंथली कितने तारीख को, 17। अगर जो R3 है तो मंथली कितने तारीख तक, 20 तारीख। नीचे आ जाएंगे, दिया है अगर जो MIS 1 है तो मंथली, इसका कोई लिमिटेशन नहीं, कभी भी जमा कर सकते, याद रखिए। आगे दिया है अगर जो R3 है तो मंथली, मात्र कितने दिन डिफॉल्ट ले सकता है, 15 दिन। डिफॉल्ट का मतलब समझ लीजिए, अगर जो इसका डेट अगर जो 15 तारीख का है तो 15 से 30 तारीख तक बीच में कभी भी जमा कर सकता है, लेकिन 30 के बाद जब पहली आएगा तो इसका लेट फी लगना 50 रुपया स्टार्ट, यानी कि 15 दिन तक इनको छूट मिलेगा इस वाले फाइल को। GST R3 वाले फाइल को कितने दिन का, 15 दिन। और जो अगर जो R9 में आ जाएंगे, मंथली यानी कि सिर्फ दिसंबर में ही जमा करना होगा सारा पेमेंट, आ रहा समझे ना। और जब नीचे आएंगे तो अगर जो R4 है तो किसमें जमा होगा, और इनका कोई लिमिटेशन नहीं, कभी जमा कर सकते। और अगर जो R4 में आ जाएंगे तो कितने तारीख तक, 18। और अगर जो ये आ जाते हैं तो 9 आ जाएंगे तो क्वार्टर, और कब, 31 तारीख। नहीं कोई महीना नहीं, सपोज करिए जनवरी कितने का मंथ है, 31, तो जनवरी में जमा कर दिए, फरवरी में नहीं जमा करें, मार्च में जमा करना होगा ना। मार्च कितने का है, मार्च जमा करें, अप्रैल में नहीं, फिर कब, मई। मई कितने का है, फिर जून में नहीं तो जुलाई, यानी कि ऐसे 2-3 महीने क्या करना होगा, पेमेंट करना। और कितने तारीख को, तो किसको कब कैसे पेमेंट करें, क्लियर है ना। और अगर जो उस डेट को नहीं हुआ, नेक्स्ट डे करना पड़ा तो 50 रुपए पर डे का फाइन, याद रखिएगा, पर मंथ का नहीं है। और जब आगे आएंगे तो अगला हम लोग लेसन स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, मेंटेनिंग चार्ट साफ। तो आज आप लोग जाइएगा घर, तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े थ्योरिकल में वो सारे एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लीजिए, क्लियर है ना। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं, टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कंपनी बनाते हैं, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइए लोग।